नमस्ते बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अमेंडमेंट दिसंबर 2020 के लिए जो अमेंडमेंट आए हैं। कौन से मॉड्यूल के अंदर? जिगल के अंदर, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ वाला जो मॉड्यूल है उसमें जो अमेंडमेंट आए हैं। हालांकि इन्होंने सप्लीमेंट जो इशू किया था, आपके इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट जो इशू किया था वो सप्लीमेंट इशू किया था जून 2020 के लिए, बट जो नया दिसंबर 20 का मॉड्यूल आया है उस 20 के मॉड्यूल में उन सप्लीमेंट को इंक्लूड कर लिया है ना। तो जो नया मॉड्यूल उन्होंने इशू किया है दिसंबर 2020 के लिए, जो नया मॉड्यूल उन्होंने इशू किया है उसमें मेजर दो एक्ट के अंदर चेंजेस आए हैं। एक चेंज आया है आपका आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर एंड दूसरा चेंज आया है आपका आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का जो चेंज है वो इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डिस्कस अपन कर लेंगे और वो बहुत खास भी नहीं है कुछ। एंड जो मेजर चेंज आया है वो कायम आया है आपका आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर आया है। तो आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से कई सारे चेंजेस जब अपन ने क्लास के अंदर पढ़ा था तब मैंने बता दिए थे, बट जो मेन चेंज आया है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वाला, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वाला, वो चेंज अपने को देखना है ना। तो जो अमेंडमेंट एक्ट है 2019, आर्बिट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है उसके द्वारा क्या क्या चेंजेस आए हैं वो चेंजेस हम डिस्कस कर लेते हैं। केवल इस चेंजेस के पर्पज से ये वीडियो हमने बनाया है। आर्बिट्रेशन एक्ट का पर्पज तो हम सब लोग जानते ही हैं, है ना, कि भाई कोर्ट के पास केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग है। हम चाहते हैं कि जो कमर्शियल डिस्प्यूट हैं वो कोर्ट से आप सॉल्व करवाने के बजाय किससे करवा लो? आर्बिट्रेटर से करवा लो, वॉलंटरी करवा लो, अपनी इच्छा, श्रद्धा और भक्ति से करवा लो, है ना। अब होता क्या है, ये मैं आपको पर्पस बता रहा हूं पहले कि ये जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया है इसका पर्पस क्या है। बेसिक पर्पस इसका ये है कि हम यहां ये चाहते हैं, जो चेंजेस हमने यहां किए हैं वो चेंजेस लाने का बेसिक पर्पस ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल मैटर पर आर्बिट्रेशन को प्रमोट करें। हम चाहते हैं कि जो भी कमर्शियल नेचर के डिस्प्यूट होते हैं जो आर्बिट्रेटर से सॉल्व हो सकते हो वो आप आर्बिट्रेटर से ही सॉल्व करवा लो रादर देन अप्रोचिंग टू दी कोर्ट, क्योंकि कोर्ट के पास वैसे ही टाइम बहुत कम है, कोर्ट के पास वैसे ही काफी सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, कोर्ट में वैसे ही तारीख पे तारीख लगती रहती है। तो अननेसेसरीली आपका कमर्शियल डिस्प्यूट जो शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए ताकि हमारी कमर्शियल एक्टिविटी रुके ना, वो अननेसेसरीली खिंचता रहता है। बिजनेस को भी नुकसान हो रहा है, इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि आपके जो भी कमर्शियल मैटर हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल मैटर को आप किससे सॉल्व करवा लो? बोले आर्बिट्रेटर से सॉल्व करवा लो। पहली चीज, इसके लिए हम प्रमोट करना चाहते हैं, इसके लिए क्या बोला है, हम प्रमोट करना चाहते हैं किस चीज को? आर्बिट्रेशन को। तो यहां पर यही दिया हुआ है क्या? प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। एक तो क्या होता है, हमने पढ़ा है कि आर्बिट्रेटर जो है, मैं आपको पूरा एक्ट नहीं बता रहा हूं यहां पर, है ना, मैं आपको केवल जो अमेंडमेंट आए हैं और उनका जो पर्पस है वो बता रहा हूं। अब जो बोला है कि जो आर्बिट्रेशन है वो आर्बिट्रेशन मैंडेटरी तो होता नहीं है, बट अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया है पार्टीज के अंदर तो आर्बिट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। अब आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट सेक्शन 11 के अकॉर्डिंगली पार्टीज ही करती हैं। पार्टीज चाहे तो किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट कर सकती हैं, पार्टीज चाहे तो किसी इंस्टीट्यूट की, आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट की हेल्प ले सकती हैं आर्बिट्रेशन करने के पर्पज से। अब जो बड़े नेचर के डिस्प्यूट होते हैं जो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट से सॉल्व करवाए जाते हैं, तो मेनली मैटर होता क्या है कि उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए पार्टीज कहां चली जाती हैं? बाहर के, इंडिया के बाहर के आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट की हेल्प लेने लगती है। फिर से समझना क्या बोला हमने, जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया और चाइना, इन दोनों के बीच में, किसी ट्रेडर के बीच में, दोनों के ट्रेडर के बीच में कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ था। अब क्या हुआ, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट करना है। तो हम चाहते हैं कि वो आर्बिट्रेटर कहां अपॉइंट हो? इंडिया में। इंडिया के किसी इंस्टीट्यूट को आप आर्बिट्रेटर के रूप में अपॉइंट करो। उससे होगा क्या, इंडिया में भी आर्बिट्रेशन प्रमोट होगा, यहाँ के इंस्टीट्यूट आर्बिट्रेटर के रूप में प्रमोट होंगे। तो डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल मैटर आर्बिट्रेटर के द्वारा सॉल्व किए जाएं। एंड आर्बिट्रेटर जब उन मैटर को सॉल्व कर ही रहा है तो फिर इंडिया के अंदर भी ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए जाएं जो आर्बिट्रेटर्स को प्रमोट करते हों, जहां वैरायटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स अवेलेबल हो। वैरायटी ऑफ आर्बिट्रेटर मतलब अलग अलग स्किल वाले, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट आर्बिट्रेटर अवेलेबल हों।
तो जैसे कोर्ट एक इंस्टीट्यूट होता है जिसके पास वैरायटी ऑफ जजेस अवेलेबल हैं, जिनके पास सारे मैटर्स का नॉलेज है और हमें हमारे डिस्प्यूट को सॉल्व करना है तो हम उनके पास जाते हैं। उसी तरह से हम चाहते हैं कि आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट इंडिया में अवेलेबल हो। आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट अगर इंडिया के अंदर अवेलेबल रहेंगे तो वो इंस्टीट्यूट हेल्प करेंगे डिस्प्यूटेंट पार्टीज को अमिकेबल सेटलमेंट करवाने में, अमिकेबल डिस्प्यूट को सॉल्व करने में। तो ना केवल इंडिया में जो आर्बिट्रेशन मैटर हैं वो इंडिया के बाहर ना जाएं, ना केवल इंडिया के जो आर्बिट्रेशन मैटर है वो इंडिया के बाहर ना जाएं, उल्टा हम चाहते हैं कि जो इंडिया के बाहर के आर्बिट्रेशन के मैटर हैं वो सॉल्व करने इंडिया के अंदर आए। दो चीज समझना, एक तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो कमर्शियल डिस्प्यूट हुए हैं जिन्हें आर्बिट्रेशन से सॉल्व करवाना है तो आर्बिट्रेटर यहीं अपॉइंट हो, यहीं की किसी इंस्टीट्यूट को आर्बिट्रेशन करने के लिए अपॉइंट किया जाए, रादर देन अप्रोचिंग टू द अब्रॉड एंड वहां के किसी आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट को हायर किया जाए। नहीं, हम चाहते हैं यहीं सारा काम हो। दूसरा, हम तो उल्टा ये भी चाहते हैं कि इंडिया के बाहर अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है और वो उसे आर्बिट्रेटर से सॉल्व करवाना चाहते हो तो वो आर्बिट्रेशन करने इंडिया में आ जाए, इंडिया के किसी आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट को ऑथोराइज करे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों लेवल पर, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों लेवल पर आर्बिट्रेशन को प्रमोट करने के पर्पज से ये अमेंडमेंट किया गया है, जो अमेंडमेंट आपके सामने है, कंपनी आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसका बेसिक पर्पज से प्रमोट किया जाए इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रेशन को, उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाए, इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल मैटर को आर्बिट्रेटर से सॉल्व करवाया जाए। ठीक है, अब इस मैटर पर क्या किया गया, एक हाई लेवल कमिटी बनाई गई है ना, जिसके चेयरपर्सन कौन थे, जस्टिस BN श्रीकृष्णन है ना, फॉर्मर जज थे सुप्रीम कोर्ट के। तो इनकी एक कमेटी बनाई गई और कमेटी बनाकर उन्हें ये काम सौंपा गया कि आप चेक करो कि इंडिया में और कौन से मैटर आर्बिट्रेशन से करवाए जा सकते हैं, आप चेक करो कि इंडिया में किस तरह से हम आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट डेवलप करें, आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट डेवलप करें। आप चेक करके ये बताओ कि वो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट डोमेस्टिक लेवल पर एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से बेटर तरीके से काम कर सकता है, उसके लिए क्या क्वालिटी ऑफ सर्विसेज होना चाहिए, सारी चीजों पर आप अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करो। आप अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करने के बाद आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करो और आपकी रिपोर्ट के बेसिस पर फिर हम फाइनल डिसीजन लेंगे। तो जैसा कि होता है हर मैटर पर कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के पर्पज से हम क्या बना देते हैं, कमिटी बना देते हैं। कमिटी के अंदर कौन होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड के, वो फिर उस मैटर को थॉरोली इंक्वायर करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस मैटर पर, और फिर तमाम सबूतों, हालातों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अपनी रिपोर्ट बनाकर किसको सबमिट कर देते हैं, गवर्नमेंट को। तो यहां पर भी गवर्नमेंट ने बोला एक हाई लेवल कमेटी बनाए, और उस कमेटी के जो चीफ सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे ये BN श्रीकृष्णन, इन्हें चेयरपर्सन बनाया गया। इनकी चेयरपर्सनशिप में जो कमेटी थी, कमेटी ने अपनी थॉरो रीडिंग करी, थॉरो स्टडी करी एंड फाइनली उस स्टडी के बेसिस पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 30 जुलाई 2017 को। ठीक, उसमें रिपोर्ट में उन्होंने ही कहा था कि अगर आप इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को इंडिया में प्रमोट करना चाहते हो तो ऐसी सिचुएशन में आप इंडिपेंडेंट बॉडी बनाओ जो ग्रेडिंग करे, किसको, आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट को। मतलब हम चाहते हैं आप एक इंस्टीट्यूट बनाओ जो इंडिपेंडेंट हो, जो आर्बिट्रेशन करवाने का काम नहीं करता हो, लेकिन जो इंस्टीट्यूट इंडिया में आर्बिट्रेशन करवाना चाहते हैं, जो इंस्टीट्यूट इंडिया में आर्बिट्रेशन से रिलेटेड अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, वो उन इंस्टीट्यूट को ग्रेडिंग करे, वो उन इंस्टीट्यूट का एक्रीडिटेशन करे। एक्रीडिटेशन मतलब रिकॉग्नाइज करे, उनकी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, उनकी सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए, वहां जो पर्सन काम कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए उन्हें रिकॉग्निशन प्रोवाइड करे नेशनल लेवल पर एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर। वापस से कमिटी ने अपनी तरफ से सजेशन दिया कि आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाओ। तो कि काम क्या करेगी, बोले काम ये करेगी कि जो पर्सन आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट के रूप में काम करना चाहते हैं उन्हें ग्रेडिंग प्रोवाइड करे। ग्रेडिंग मतलब आप समझ रहे हो ना, हाँ, कि भाई किस ग्रेड की उनकी सर्विसेज है, रैंक प्रोवाइड करे, उनकी सुपेरिटी बताए उनकी, एंड साथ साथ उन्हें रिकॉग्निशन प्रोवाइड करे ताकि उनके रिकॉग्निशन को, उनकी ग्रेड को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा पर्सन नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर आर्बिट्रेशन करवाने के लिए उस अथॉरिटी के पास आए।
फिर कमेटी का यह भी कहना था कि भाई मिनिमाइज करने के पर्पज से, क्या मिनिमाइज करने के पर्पज से, उन चांसेस को मिनिमाइज करने के पर्पज से कि एक व्यक्ति कोर्ट में जाए, बेटर है हम उन चांसेस को मिनिमाइज करने के पर्पज से एक्ट में क्या किया जाए, चेंजेस किया जाए, ताकि हम इंडिया को आर्बिट्रेशन हब बना सकें, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को आर्बिट्रेशन हब बना सकें, ताकि बाहर के लोग भी अगर ये चाहें कि यार आर्बिट्रेशन करवाना है तो इंडिया में आर्बिट्रेशन बढ़िया होता है, वहां की क्वालिटी भी अच्छी है, फटाफट से हो जाता है, एक्सपीरियंस पर्सन है, उनकी ग्रेडिंग भी अच्छी है, उन्हें रिकॉग्नाइज भी किया गया, वहीं से करा लेते हैं। और इंडिया वाले जो बाहर करवाने जाते थे वो तो यहीं रुक जाए। ठीक, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो फीचर्स बताए गए और उनके अकॉर्डिंगली जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, उसमें क्या क्या चेंज किए गए वो मैं आपको बता रहा हूं, फिर चेंजेस पर आते हैं। सबसे पहले सेक्शन 11 जो आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के रिलेशनशिप में था, तो आपको ध्यान हो तो सेक्शन 11 हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर ये था कि पार्टीज आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट करती है, इन पार्टीज नहीं कर पा रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट करते हैं, उनके पास हम अप्रोच करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कि आप हमारे बिहाफ पर आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट कर दो। तो हम नहीं चाहते यार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का टाइम आप वेस्ट करो, तो यहां ये बोल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एज द केस में भी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एज द केस में भी अपनी तरफ से एक इंस्टीट्यूट नॉमिनेट कर देंगे, डेजिग्नेट कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपनी तरफ से एक इंस्टीट्यूट नॉमिनेट या डेजिग्नेट कर देंगे जो आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट करेगा पार्टीज के अप्रोच करने पर। पहले होता था कि शर्मा जी वर्मा जी के बीच में डिस्प्यूट है, वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, तो हेल्प लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास चले जाते थे, अब वो फिर आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट करते थे। बट अब बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खुद अपॉइंट करने के बजाय एक इंस्टीट्यूट डेजिग्नेट कर दें, उस इंस्टीट्यूट के द्वारा फिर आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। कोर्ट के पास वैसे ही टाइम नहीं, तो हमने एक सेपरेट अथॉरिटी बना दी, वो अथॉरिटी इस पर्पज से काम करती रहेगी यार, सीधी सीधी सी बात है, आपको समझ में आया। तो सेक्शन 11 अमेंड करके ये बोला गया क्या कि चेंज द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, एंड नया सिस्टम जिसके अकॉर्डिंगली क्या है कि आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट डेजिग्नेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वो फिर अपॉइंट करेगा। सेक्शन 11 में और कोई चेंज नहीं आया, यही चेंज आया है। फिर क्या बोला है कि वो इंडिपेंडेंट बॉडी के बारे में जो मैं बता रहा था, तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी अपॉइंट की गई है, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके बारे में पढ़ते हैं। यही मेजर चेंज आया है, यही मेजर चेंज आपको पढ़ना है ना। तो क्या बोला है कि बोले एक इंडिपेंडेंट बॉडी का अपॉइंटमेंट किया जाए, इस पर्पज से जो कि ग्रेडिंग करेगी, जो कि एक्रीडिटेशन करेगी, किसका, आर्बिट्रेटर का। जैसे मैं आर्बिट्रेटर के रूप में काम करना चाहता हूं, तो मेरे क्वालिफिकेशन, मेरी एजुकेशन, मेरे एक्सपीरियंस, मेरे पास्ट आर्बिट्रेटर के रूप में काम करने के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए मेरी क्या की जाएगी, ग्रेडिंग की जाएगी, मुझे क्या प्रोवाइड किया जाएगा, रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसे कोई पर्सन अगर इंडिया में आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट रन करना चाहता है, ऐसे अगर कोई पर्सन इंडिया में आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट रन करना चाहता है, तो वो इंस्टीट्यूट की ग्रेडिंग करके कि ये इंस्टीट्यूट इस लेवल का है, जैसे हम क्रेडिट रेटिंग करवाते हैं ना, जिसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी उसके ज्यादा पॉइंट, उससे कम वाले की कम पॉइंट, फिर कम वाले के कम पॉइंट, इसी तरह से ये जो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट है इसकी ग्रेडिंग की जाएगी, इसकी रैंकिंग की जाएगी। ग्रेडिंग और रैंकिंग के अंदर क्या होगा, तो बोले यही बताएंगे किस लेवल की सर्विसेज से, किस क्वालिटी की, कितने एक्सपीरियंस पर्सन यहां काम करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ग्रेडिंग एज वेल एज एक्रीडिटेशन। एक्रीडिटेशन मतलब होता है बेटा रिकॉग्निशन, एक प्रोसेस जिसके के थ्रू इंडिपेंडेंट अथॉरिटी आपको रिकॉग्नाइज कर रही है, आपके एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, आपके नॉलेज को ध्यान में रखते हुए, आपके पास्ट वर्क को ध्यान में रखते हुए, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, है ना। तो यहां पर भी यही बोला, एक नया पार्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, पार्ट 1A आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर ये नया पार्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, पार्ट 1A, जिसका बेसिक पर्पस है कि हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी स्टैब्लिश करें, एक इंडिपेंडेंट बॉडी इनकॉर्पोरेट करें, किस नाम से, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना। एंड किस पर्पस से, तो बोले ग्रेडिंग करेगी वो, किसकी, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट की, और एक्रीडिटेशन प्रोवाइड करेगी, किसको, आर्बिट्रेटर को। एक्रीडिटेशन मतलब समझ में आया ना, रिकॉग्निशन।
फिर क्या बोला, और भी बहुत कुछ बोला है, हाँ बोला ना। फिर क्या बोला, अगर कोई ग्रेडेड आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट नहीं है, अगर किसी स्टेट के अंदर कोई ग्रेडेड आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट नहीं है, तो उस स्टेट का जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, उस स्टेट का जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, वो एक पैनल बनाएगा आर्बिट्रेटर की, ताकि जब तक आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट नहीं आ जाता, उसके फंक्शंस को और ड्यूटीज को वो आर्बिट्रेटर पैनल सॉल्व करेगा। पैनल मतलब क्या हो जाएगा, ग्रुप। तो भाई अभी हमने बोला कि हम चाहते हैं कि आप आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट बना दो, हम चाहते हैं कि आप आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट बना दो। कौन बनाएगा, तो अभी हमने बोला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करेंगे। अब अगर किसी स्टेट के अंदर ग्रेडेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं है, अगर किसी स्टेट के अंदर ग्रेडेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बोले ग्रेडेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या, बोले जिससे आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा प्रॉपर ग्रेड प्रोवाइड की गई हो, जिससे ACI मतलब आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा प्रॉपर ग्रेड प्रोवाइड की गई हो, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट अभी नहीं बना है। तो फिर उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो अपनी तरफ से पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दे, पैनल मतलब ग्रुप ऑफ आर्बिट्रेटर बना दे, जो कि उन फंक्शंस को और उन ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस की होती है, क्योंकि आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन अभी तक नहीं है। ये समझ में आया। फिर ये स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस वाला जो सेक्शन 23 था, उसमें चेंज किया गया और ये बोला कि जो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस सबमिट किए जाएंगे वो अपॉइंटमेंट से 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। 29A एंड 29B हमने पढ़ा है। फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन हमने पढ़ा है। फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन में तो बोला था 6 महीने में सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज साल भर के अंदर खत्म कर देते हैं केस। तो बोले यार साल भर के अंदर या 6 महीने में केस खत्म तभी होगा ना जब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस जल्दी जल्दी फाइल किए जाएंगे। तो उसका टाइम पीरियड दे दिया। बोले क्या टाइम पीरियड दे दिया, बोले 6 महीने में दोनों पार्टी को, प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, प्लेंटिफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम देगा, डिफेंडेंट स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देगा। तो एक टाइम पीरियड बता दिया, कब से, बोले अपॉइंटमेंट से 6 महीने के अंदर। कब से, बोले अपॉइंटमेंट से 6 महीने के अंदर। आपको क्या करना है, तो बोले ये काम करना है कि अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस सबमिट कर दो, ताकि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस आर्बिट्रेटर फटाफट से खटाखट से अपना डिसीजन दे और खेल खत्म कर दे। चले फिर क्या बोला है कि अब ये जरूरी हो जाता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाए इंफॉर्मेशन की। जैसे कोर्ट को हम जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कोर्ट उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखता है, वो इंफॉर्मेशन किसी को शेयर नहीं की जाती है। तो उसी तरह से जब आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो आर्बिट्रेटर से जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, आर्बिट्रेटर से जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन आर्बिट्रेटर मिसयूज ना करे, वो इंफॉर्मेशन आर्बिट्रेटर किसी को बताए ना, डिस्क्लोज ना करे, उस इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी आर्बिट्रेटर मेंटेन करके रखे। बस यही बोला है कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी। किसकी, तो बोले जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्यूटेंट पार्टी के द्वारा आपके साथ शेयर की गई है, तो उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखो। एंड क्या है, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स आप आर्बिट्रेटर के अगेंस्ट स्टार्ट नहीं करोगे। मान लो उस केस के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें पसंद नहीं आया और हम आर्बिट्रेटर को उसका दोषी मानते हैं और आर्बिट्रेटर के उसके अगेंस्ट केस करना चाहते हैं, तो बोले नहीं, केस नहीं होगा, उन्हें इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन रहेगी, है ना। तो ऑल्सो प्रोटेक्ट आर्बिट्रेटर फ्रॉम एनी सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग और एनी एक्शन और ओमिशन डन इन गुड फेथ इन कोर्स ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। तो जब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चल रही है, उस समय आर्बिट्रेटर के द्वारा जो भी एक्ट किए जाते हैं, जो भी ओमिशन होते हैं, अगर वो गुड फेथ में है, उसने जो काम किया, जो काम करना था वो नहीं किया, अगर सब गुड फेथ में है, तो फिर आप उसके अगेंस्ट केस नहीं चला पाओ। ये बेसिक ऑब्जेक्ट है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 का, है ना। तो 4 पॉइंट हैं, फटाफट से हम देख लेते हैं। पहले वाले में तो बोल दिया है कि आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट
डेजिग्नेट कौन कर देगी? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। एंड किसी भी पार्टी को अगर आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट करवाना है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, तो वो खुद करने के बजाय इंस्टीट्यूट बता देंगे, वो इंस्टीट्यूट आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट करेगा। दूसरा, हम इंडिपेंडेंट बॉडी मतलब ACI का अपॉइंटमेंट करेंगे, जो ग्रेडिंग करेगी एंड एक्रीडिटेशन करेगी। तीसरा, जब तक ग्रेडेड आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट नहीं है तब तक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ग्रुप पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा, ताकि ग्रेडेड आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट के फंक्शंस और ड्यूटीज को वो परफॉर्म कर सके। फिर नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट से 6 महीने के अंदर क्या हो जाना चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस फाइल हो जाना चाहिए। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है। एंड जो भी काम आर्बिट्रेटर ने किया है गुड फेथ में, कोई भी एक्ट या ओमिशन है, उसके लिए उसके अगेंस्ट आप केस फाइल नहीं कर सकते हो। ये चीज आई समझ में आपको? फिर ये जो सेक्शन 11 दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, ये हम पूरा पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी, सॉरी 2 पॉइंट नए हैं, बाकी हमने कुछ चेंज नहीं हुआ है, जो हमने पढ़ा है वो एज इट इज है। 2 पॉइंट इसके अंदर, 2 सबसेक्शन नए आए हैं, एक है सबसेक्शन 11(3)A एंड एक्ट 6B, है ना। इसके अलावा ये जितना दिया है ना बेटा, ये हम पढ़ चुके हैं, हमने नया ही पढ़ा है, हमने अमेंडेड ही पढ़ा है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये 3A में क्या कहा है? इसमें नया कुछ नहीं, अभी जो ऊपर पढ़ा था वही, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेंगे? डेजिग्नेट करेंगे। किसको? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट को। काहे के पर्पज से? अच्छा, कौन से आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट को? जो ग्रेडेड हो। किसके द्वारा? काउंसिल। काउंसिल मतलब वही ACI के द्वारा। कौन से सेक्शन में? 43I में। तो जैसे आपको अगर ध्यान हो तो हमने पढ़ा था सेक्शन 11 में, अगर हम आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के लिए हम किसके पास जाते हैं? हम कोर्ट के पास जाते हैं। तो कोर्ट खुद अपॉइंटमेंट करने के बजाय एक ग्रेडेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेट कर देगा कि जिसको भी आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट करना है इनके पास चले जाओ, ये आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट कर देंगे। अब ग्रेडेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, तो बोले ग्रेडेड कौन करेगा? तो बोले ACI करेगी। कौन से सेक्शन में? बोले 43I के अंदर। समझ में आए? चलो नेक्स्ट क्या बोला है? वही क्या, कि अगर किसी हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ग्रेडेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो वो पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा। काहे के लिए? ग्रेडेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस और ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। ये वही पॉइंट है जो हमने ऊपर डिस्कस किया, है ना। चले, बाकी कोई चेंज नहीं है। 6B पर आ जाएं। अब हमने क्या बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं जिनके पास हम आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट करवाने जाते थे, वो अब क्या करेंगे? एक आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट, ग्रेडेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट डेजिग्नेट कर देंगे, वो अपॉइंट करेगा। पावर किसके थे? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने किसको दे दिए? ग्रेडेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट को, GAI को, है ना। तो क्या ये माना जाएगा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशियल पावर डेलीगेट किए हैं? बोले नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि यहां जो पावर अपने डेलीगेट हुए हैं आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट को, जो पावर डेलीगेट हुए हैं वो जुडिशियल पावर डेलीगेटेड नहीं माने जाएंगे। यहां 6B यही कहता है क्या, कि अगर डेजिग्नेट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा इस सेक्शन के पर्पज से, तो इट शैल नॉट बी रिगार्डेड एज डेलीगेशन ऑफ जुडिशियल पावर बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। फिर से समझना, अगर मुझे कोई पावर दिया गया है तो वो पावर मैं खुद एक्सरसाइज करूंगा, वो पावर मैं किसी और को नहीं दे सकता। तो इसी तरह से जस्टिस करना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे कोर्ट का काम है। तो ऐसा थोड़ी कि हाई कोर्ट जस्टिस करने के अपने पावर मुझे दे दे कि मेरी जगह तने का सारा जस्टिस करेगा। नहीं दे सकते। जस्टिस करना उनका काम है, वही करेंगे। मैं भी थोड़ी बोल सकता हूं कि मेरे क्लास को बच्चों को मेरी जगह कल से शर्मा जी पढ़ाएंगे। नहीं, जब मैं अपॉइंटेड हूं, मेरे पावर है, तो मैं ही करूंगा वो काम। तो यार हाई कोर्ट को जो आपने बोला था कि वो किसका अपॉइंटमेंट करे, आर्बिट्रेटर का, तो आपने तो बोला हाई कोर्ट अपने ये पावर डेलीगेट कर सकता है। तो बोले ये जुडिशियल पावर नहीं है, क्योंकि ये जुडिशियल पावर नहीं है, इसे डेलीगेट किया जा सकता है। जुडिशियल पावर मतलब जस्टिस करने वाले पावर। हाई कोर्ट अगर आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर रहा है तो जस्टिस थोड़ी हो रहा है, जस्टिस तो आर्बिट्रेटर करेगा आकर। तो ये पावर
जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को स्पेसिफिकली लॉ में बोला है कि आप इन पावर को डेलीगेट कर सकते हो। सो हियर डेलीगेशन डजंट मीन कि कोर्ट इज डेलीगेटिंग इट्स जुडिशियल पावर। आपको समझ में आया ना, क्योंकि जुडिशियल पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड बाय द कोर्ट। चले 11 में बाकी बेटा जितने पॉइंट है सब अपन ने पढ़े, एक भी वर्ड नया नहीं है। फिर अगला जो इन्होंने दे रखा है इंटरिम मेजर्स ऑर्डर्ड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, बिल्कुल सेक्शन 17A हम पढ़ चुके हैं, घबराने की चिंता की कोई बात नहीं, जैसा हमने पढ़ा था बिल्कुल वैसा का वैसा, इसमें कोई टेंशन नहीं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस, ठीक, इसे देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है, क्योंकि इसमें एक पॉइंट भी जुड़ा हुआ है। पॉइंट कौन सा जुड़ा है तो मैं आपको बता चुका हूं, है ना। हमने देखा था, क्या देखा था कि भाई जब अपॉइंटमेंट हो जाएगा वहां से कितने महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आपको क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस है वो एक्सचेंज कर लेना है ना। बाकी इसके पॉइंट बेटा वही हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े थे, नया इसमें कुछ नहीं है। केवल ये जो पॉइंट जोड़ा है, जो मैंने आपको एक्ट का जब साइलेंट फीचर्स हमने पढ़े थे तब बताया था, तो इस पॉइंट के अंदर केवल यही कहा गया है कि भाई जो भी स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस एंड क्लेम है वो एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंज करना है वो कितने टाइम में करना है, बोले 6 महीने में करना है। कब से, तो बोले जब अपॉइंटमेंट का राइटिंग में नोटिस मिला था आर्बिट्रेटर को तब से। ठीक है, फिर टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड 29A हम पूरा पढ़ चुके हैं, इसमें नया कुछ नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, जैसा हमने पढ़ा था वैसा ही है। फिर एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड सेम है, बिल्कुल पूरा वैसा का वैसा ही है जैसा हमने पढ़ा था, इसमें नया कुछ नहीं है। अपीलेबल ऑर्डर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पढ़ा था। ये बार बार मैं इसलिए भी रिकॉल करवा रहा हूं ताकि इसको देखकर आप डर ना जाओ, आप फिर कंपेयर करते बैठे रहोगे कि यहाँ क्या लिखा और यहाँ क्या लिखा है। मैंने पढ़ लिया है, मैं बता रहा हूं, कोई डिफरेंस नहीं। एंड जो लास्ट के 2 पॉइंट हमने पढ़े थे जब फीचर्स हम पढ़ रहे थे, क्या कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखना है ना। तो जो आर्बिट्रेटर है जिसके सामने जो प्रोसीडिंग्स चलाई जा रही है, उस प्रोसीडिंग्स में उसके सामने जो डॉक्यूमेंट, जो इंफॉर्मेशन रखी गई है उसकी उसे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखना है। वो इंफॉर्मेशन उसे किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है, जब तक कि डिस्क्लोजर लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड ना हो तब तक वो इंफॉर्मेशन किसी को डिस्क्लोज नहीं करेगा, ना ही उस इंफॉर्मेशन को मिसयूज करेगा। एंड क्या बोला है कि भाई आर्बिट्रेटर के द्वारा जो भी एक्ट या ओमिशन किए जाते हैं, आर्बिट्रेटर के द्वारा जो भी एक्ट या ओमिशन किए जाते हैं उनके लिए आप उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं करोगे अगर वो एक्ट या ओमिशन कैसे किए गए हैं, गुड फेथ में किए हैं। ये दोनों नए सेक्शन जोड़े हैं 42A एंड 42B। ठीक, समझा मैंने दिया, वापस से बोल रहा हूं क्या कि जो भी प्रोसीडिंग चल रही है, पार्टीज की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मटेरियल आया है पार्टीज का आर्बिट्रेटर के पास में, तो आर्बिट्रेटर को उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखना है, वो इंफॉर्मेशन किसी को देना नहीं है। इसी तरह क्या बोला है, आर्बिट्रेटर ने जो भी एक्ट या ओमिशन किए हैं, बोलते जाओ मेरे साथ, आर्बिट्रेटर ने जो भी एक्ट या ओमिशन किए हैं कैसे, गुड फेथ में, और उससे अगर किसी व्यक्ति को लॉस भी हो गया है तो वो आर्बिट्रेटर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता है, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं कर सकता है, प्रोवाइडेड आर्बिट्रेटर ने काम कैसा किया हो, गुड फेथ में। ठीक है, अब जो मेजर चेंज आया है ACI, ये आपका बेसिकली मेजर चेंज है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। जो हमने पढ़ा था फीचर्स के अंदर कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी अपॉइंट करनी है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी क्या करेगी, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट को, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट की ग्रेडिंग करेगी, वो आर्बिट्रेटर का एक्रीडिटेशन करेगी। एक्रीडिटेशन मतलब क्या बताया था मैंने, उन्हें रिकॉग्नाइज करेगी। तो उस पर्पज से एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए और उस इंडिपेंडेंट बॉडी के ही प्रोविजंस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक्ट में नया पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 1A, है ना, जो किससे रिलेटेड है, तो बोले वो ACI से रिलेटेड है। सबसे पहले 43B में बोला है, जो देखो जो जनरल चीजें हैं वो अपन पढ़ के खत्म कर रहे हैं, एंड जो समझाने की होगी मैं समझा दूंगा रुक के। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर दिया है कि वो ACI स्टेब्लिश करेगी, काहे के लिए, इस एक्ट के अंदर जो ड्यूटीज एंड फंक्शंस बताए गए हैं ACI के, वो परफॉर्म करने के लिए। फिर जो ACI होगी वो बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी, उसका खुद का नाम होगा, उसकी परपेचुअल सक्सेशन होगी, उसकी कॉमन सील होगी, फिर वो अपने नाम से प्रॉपर्टी एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ कर सकता है, मूवेबल इमूवेबल सभी तरह की प्रॉपर्टी, उसके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, फिर कैन बी सूड हो सकता है,
हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर रहेगा एंड प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से दूसरी अलग अलग जगह इंडिया में उसके ऑफिसेस रहेंगे। तो ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जहां भी अगर ये वर्ड आ जाता है कि वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो जो भी कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी हो सबके सब चेप देना, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट, अब ये जो ACI बताया है इसका कंपोजिशन क्या है, ये मैं पढ़ रहा हूं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा, केवल पढ़ रहा हूं मैं, मेरे साथ देखते जाएं, एक आइडिया ले लें, है ना। तो सेक्शन 43C जो है वो बताता है कि जो ACI हम बना रहे हैं इस ACI के अंदर कौन कौन होगा। ठीक है, चल देखते हैं कौन कौन होगा। पहला बोल दिया है एक पर्सन जो कि जज रहा हो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का या हो हाई कोर्ट का जज, या कोई भी एमिनेंट पर्सन जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, किस चीज का, आर्बिट्रेशन को कंडक्ट या एडमिनिस्ट्रेशन करने का, जिसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके, एंड वो व्यक्ति ACI का चेयरपर्सन कहलाएगा। तो पहला इन्होंने बोला है, बोले चेयरपर्सन अपॉइंट करना है, बोले चेयरपर्सन अपॉइंट कौन करेगा, हमें एक चेयरपर्सन अपॉइंट करना है। चेयरपर्सन अपॉइंट कौन करेगा, बोले सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। किससे कंसल्ट करके, बोले CJI से कंसल्ट करके करेगी। ठीक है, एंड वो व्यक्ति होगा कौन, तो बोले जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहा हो या हाई कोर्ट का जज हो या और कोई पर्सन जिसके पास स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस हो आर्बिट्रेशन से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करने का, एडमिनिस्ट्रेट करने का। ठीक है, फिर बोल दिया है एन एमिनेंट आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर, मतलब वो व्यक्ति जो आर्बिट्रेटर के रूप में प्रैक्टिस करते हैं, जिनके पास सब्सटेंशियल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। काय में, बोले आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर। जैसे हमारी जो फर्म है सिंघानिया एंड कंपनी, हम इंटरनेशनल लेवल पर क्या करते हैं, आर्बिट्रेशन करते हैं। तो हमारे यहाँ जो लॉयर्स हैं जो आर्बिट्रेशन का काम करते हैं, तो वो क्या हो गए, बोले आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर हो गए, आर्बिट्रेशन के आर्बिट्रेटर के रूप में प्रैक्टिस करते हैं, है ना। फिर क्या बोल दिया है, बोले एकेडमिशियन होना चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस हो रिसर्च एंड टीचिंग फील्ड में। कौन से सब्जेक्ट का रिसर्च एंड टीचिंग, बोले आर्बिट्रेशन से रिलेटेड रिसर्च एंड टीचिंग। फिर ADR अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, लॉ जो है कि भाई कोर्ट के पास न जाते हुए और कौन कौन से ऐसे मेथड हो सकते हैं जिससे हम हमारे डिस्प्यूट को रिजोल्व कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड उसे अपॉइंट किया जाएगा मेंबर। कौन करेगा अपॉइंटमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चेयरपर्सन से मिलकर। ठीक है, चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने CJI से कंसल्ट करके किया था, बाकी सारे अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी ACI के चेयरपर्सन से कंसल्ट करके। ठीक है ना। फिर क्या बोल दिया है, तो बोले जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है ना, लॉ डिपार्टमेंट है ना, उसका जो सेक्रेटरी है ना, सेक्रेटरी जो है वो भी मेंबर के रूप में अपॉइंट होगा। फिर गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है ना, उसका सेक्रेटरी जो है वो भी मेंबर के रूप में अपॉइंट होगा एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मतलब क्या होता है कि भाई उनका इलेक्शन नहीं होता है, बट वो व्यक्ति जो इस पोस्ट पर है, उस पोस्ट पर होने के कारण वो हमारे यहाँ अपॉइंटेड रहेगा, है ना। तो जो भी व्यक्ति सेक्रेटरी की पोस्ट पर है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के, जैसे आज डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं शर्मा जी, तो बीइंग अ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स वो यहां पर मेंबर कहलाएंगे। कल से शर्मा जी ने रिजाइन कर दिया है, शर्मा जी का ड्यूरेशन पूरा हो गया, उनकी जगह वर्मा जी आए, तो वर्मा जी ऑटोमेटिकली यहां के क्या बन जाएंगे, मेंबर। सो हुसोएवर इज होल्डिंग दैट पोस्ट, ड्यू टू होल्डिंग ऑफ दैट पोस्ट ही विल बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर। इसे बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। फिर और एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ कॉमर्स का रहेगा एंड CEO अपॉइंट किया जाएगा। ठीक, ये सिंपल है, मेरे ख्याल से 0.000 के बाद बहुत एक आ जाए उतने % चांस है कि एग्जाम में आए, अदरवाइज सिंपल एक रीडिंग हम लगा रहे हैं। देन चेयरपर्सन और मेंबर जो रहेंगे वो एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे एंड कितना रहेगा, 3 साल रहेगा उनका ऑफिस का ड्यूरेशन। बट चेयरपर्सन 70 ईयर्स की एज के बाद काम नहीं करेगा, ये 67 ईयर्स की एज के बाद काम नहीं करेगा मेंबर। इनकी सैलरी, इनके अलाउंसेस, बाकी टर्म्स एंड कंडीशन वैसी रहेगी जैसा कि कौन डिसाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, फिर पार्ट टाइम मेंबर जो हैं उन्हें ट्रेवलिंग अलाउंसेस और अदर अलाउंसेस दे दिए जाएंगे, वो भी सब कौन डिटरमाइन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट बनता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या, ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ ACI।
आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, देखें इनकी क्या ड्यूटीज एंड फंक्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले बोल दिया है कि जो ACI है उसे काउंसिल वर्ड से डिनोट किया है इन्होंने, बोल दिया है कि वो सारे मेजर्स लेगी जो कि प्रमोशन एंड इनकरेजमेंट के लिए जरूरी हो ADR के। ADR का मतलब समझा था ना हमने, ADR मतलब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हम चाहते हैं कि आप अपने डिस्प्यूट को कोर्ट से सॉल्व करवाने के बजाय अल्टरनेट मेथड से जाएं। अल्टरनेट में क्या आएगा, बोले आर्बिट्रेशन आएगा। अल्टरनेट में क्या आएगा, मेडिटेशन आएगा। अल्टरनेट में क्या आएगा, कॉन्सिलेशन आएगा। और भी और कोई मेथड और कोई प्रोसीजर मेजर्स आप ढूंढो जिससे कि अगला कोर्ट के पास न जाए और उसका डिस्प्यूट्स क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो जो ACI है वो सारे मेजर्स लेगा, वो सारे उपाय करेगा जो नेसेसरी हो प्रमोशन एंड इनकरेजमेंट के लिए। किस चीज का प्रमोशन इनकरेजमेंट, कि लोग बाग कोर्ट में आकर अपना डिस्प्यूट सॉल्व करने के बजाय आर्बिट्रेशन के पास चले जाएं, मीडिएशन करवा लें, कॉन्सिलेशन करवा लें, या इसी तरह से कोई भी अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म हो जिससे कि वो अपने डिस्प्यूट्स को क्या करवा लें, सॉल्व करवा लें। ठीक है, अब क्या बोले, इसके लिए यूनिफॉर्म प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं। भाई मैं आर्बिट्रेटर के रूप में मैं अलग काम कर रहा हूं, आप आर्बिट्रेटर हो, आप आर्बिट्रेटर के रूप में अलग काम कर रहे हो, कोई तीसरा है वो आर्बिट्रेटर के रूप में अपनी खुद की प्रैक्टिस से अडॉप्ट कर रहा है। तो बोले नहीं, हम क्या चाहते हैं कि जो प्रोफेशनल एज एन आर्बिट्रेटर काम कर रहा है, जो प्रोफेशनल एज एन आर्बिट्रेटर काम कर रहा है, वो यूनिफॉर्म प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करे, एक जैसे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करे, ताकि सबके वर्किंग में यूनिफॉर्मिटी रहना चाहिए। तो इसके लिए सब लोग यूनिफॉर्म काम करें, इसके लिए जरूरी है यूनिफॉर्म पॉलिसी होना चाहिए। तो बोले पॉलिसीज बनाई जाए, गाइडलाइंस बनाए जाए, जिसके के अकॉर्डिंगली जितने भी प्रोफेशनल हैं वो यूनिफॉर्म तरीके से एक तरीके से काम करें डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे आप कोर्ट में जाते हैं, चाहे आप MP के कोर्ट में जाएं, चाहे महाराष्ट्र के कोर्ट में जाएं, सबकी काम करने की प्रोसीजर एक ही जैसी होती है। तो उसी तरह से यहां पर भी बोला है कि जब आर्बिट्रेटर हैं, डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो सब यूनिफॉर्म वे में काम करें। इस पर्पज से क्या किया जाए, पॉलिसीज बनाई जाए, गाइडलाइंस बनाई जाए। तो 43D में दो चीज बोली। सबसे पहले तो क्या बोले, सबसे पहले तो काउंसिल का काम है आर्बिट्रेशन या ADR को प्रमोट करना। ADR को प्रमोट करना मतलब लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करना कि आप अपने डिस्प्यूट को बजाय कोर्ट के पास जाने के आर्बिट्रेटर से सॉल्व करवा लो, मीडिएशन करवा लो, कॉन्सिलेशन करवा लो। ठीक है, फिर क्या करना, तो बोले जितने भी प्रोफेशनल एज एन आर्बिट्रेटर काम करेंगे तो उनको यूनिफॉर्म वे में वो काम कर सके, इसके लिए पॉलिसीज बनाना, इसके लिए गाइडलाइंस बनाना। ठीक, एंड इस पर्पस से ये जो दो मेन जनरल ऑब्जेक्ट दिए हैं, इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए, स्पेसिफिकली इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए काउंसिल की ये ड्यूटीज, काउंसिल के ये फंक्शंस या ऑब्लिगेशंस रहेंगे। पहला वही दिया है, पॉलिसीज फ्रेम करें, है ना। किस पर्पस से, तो बोले जो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट की ग्रेडिंग करनी है, तो ग्रेडिंग करने की पॉलिसीज क्या रहेगी, वो पॉलिसीज कौन बनाएगा, ACI। ताकि अगर मेरे को अपनी ग्रेडिंग करवानी है तो ACI ने जो नॉर्म्स बना रखे हैं, मैं उन नॉर्म्स को कंप्लाई करके ACI के पास पहुंच जाऊं, ACI उन नॉर्म्स को चेक कर लेगा कि हाँ मैं कंप्लाई कर रहा हूं, मेरी ग्रेडिंग कर दे। फिर क्या, रिकॉग्नाइज मतलब वही एक्रीडिटेशन, इनको आर्बिट्रेटर को, उन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को जो आर्बिट्रेटर के रूप में काम करना चाहते हैं। फिर क्या बोले, ग्रेडिंग कर दी, उसके बाद उसे रिव्यू करते रहना टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि एक बार काम कर दिया तो हमेशा वैसा ही रहेगा, आप टाइम टू टाइम रिव्यू करते जाओ ना। फिर जो भी लॉ फर्म है, लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, इनके साथ मिलकर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप या इसी तरह के फील्ड में काम करें, जिससे जो व्यक्ति आर्बिट्रेटर के रूप में काम करना चाहते हैं उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सके। फिर बोल दिया है क्या, नॉर्म्स टू इंश्योर सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन, फ्रेम, रिव्यू एंड अपडेट नॉर्म्स। आर्बिट्रेटर या कॉन्सिलेशन किस तरह से काम करेगा, उस पर्पज से हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, है ना। फिर
exchange of views and techniques to be adopted for creating a platform to make India. हमने बोला था हम इंडिया को मार्केट बनाना चाहते हैं आर्बिट्रेटर के लिए. हमने बोला था हम इंडिया में डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश करना चाहते हैं, ताकि ना केवल इंडिया के डिस्प्यूट तो यहीं सॉल्व हो ही, और जो बाहर के डिस्प्यूट हो वो भी यहाँ आए. तो इसके लिए क्या किया जाए, एक फोरम बनाया जाए जहां हम हमारे व्यूज को, जहां हम हमारी टेक्निक्स को, जहां हम हमारे एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें, ताकि इंडिया आर्बिट्रेशन हब बन सके. यहां डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह के आर्बिट्रेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके. देन रिकमेंड करते रहना सेंट्रल गवर्नमेंट को. किस पर्पज से, तो बोले और कौन कौन से इजी रिजोल्यूशन मेथड हो सकती है उन पर. फिर इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को प्रमोट करना. देन एग्जामिनेशन एंड ट्रेनिंग कंडक्ट करवाना उन पर्संस की जो आर्बिट्रेटर के रूप में काम करना चाहते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह प्रोवाइड करना. फिर जितने भी आर्बिट्रेशन अवार्ड आए हैं इंडिया के अंदर, उनके डिपॉजिटरी के रूप में काम करना. जैसे कोर्ट के जितने भी डिसीजन आते हैं वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं ना, ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम उन्हें ले सकें. इसी तरह से जितने भी आर्बिट्रेटर्स हैं वो अपने जो भी डिसीजन दे रहे हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके रखना, उनके डिपॉजिटरी की तरह काम करना, ताकि फ्यूचर में अगर रिक्वायर्ड हो तो उन्हें रेफरेंस के रूप में लिया जा सके. देन वही है ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो भी आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट के रूप में काम करना चाहता है वहां प्रॉपर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहां एम्प्लॉइज कैसे हो, उन्हें कितनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इसके बारे में, है ना. फिर सच अदर फंक्शन, जैसा कि कौन डिसाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये मेरे हिसाब से पूछे जाने लायक चीज है, बहुत जनरल है, बहुत सिंपल है, ये आपको याद कर लेना चाहिए. नेक्स्ट, वैकेंसी नॉट टू बी इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ काउंसिल. अब एसीआई ने जो भी डिसीजन लिया है, बाद में मालूम पड़ता है कि एसीआई के जो मेंबर्स थे वो वैलिडली अपॉइंटेड नहीं थे, किसी की पोस्ट खाली हो गई थी, तो भी एसीआई ने जो डिसीजन लिया है वो वैलिड माना जाएगा, है ना. तो कोई भी वैकेंसी या डिफेक्ट होना एसीआई के कॉन्स्टिट्यूशन में, डिफेक्ट हो अपॉइंटमेंट के अंदर, इरेगुलरिटीज हो किसी भी तरीके से, तो भी जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो डिसीजन इनवैलिड नहीं कहलाता है. मालूम पड़ा 10 जने हैं, किसी एक के अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट था, तो बाकी 9 की मेहनत क्यों खराब करवाए हम. तो अगर एसीआई के कॉन्स्टिट्यूशन में एसीआई के मेंबर के अपॉइंटमेंट में या अदरवाइज किसी तरह की इरेगुलरिटी थी अपॉइंटमेंट में, तो भी एसीआई का जो प्रोसीडिंग्स है, उन्होंने जो डिसीजन लिए वो वैलिड कहलाते हैं. नेक्स्ट, चेयरपर्सन या फुल टाइम या पार्ट टाइम मेंबर जो है ना, वो राइटिंग में नोटिस देकर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना ऑफिस वेकेंट कर सकते हैं. ठीक है. फिर क्या बोला है कि अब जैसे ऑल ऑफ सडन चेयरपर्सन ने रिजाइन करके ऑफिस वेकेंट कर दिया, तो एसीआई का तो काम रुक जाएगा. तो हमने क्या बोला कि अगर आप रिजाइन कर भी रहे हो, तो जब तक आपका सक्सेसर अपॉइंट नहीं हो जाता, आप ही की जैसी क्वालिफिकेशन वाला दूसरा व्यक्ति नहीं आ जाता, तब तक आप पोस्ट खाली नहीं करोगे, या 3 महीने. ठीक है, विच एवर इज अर्लियर. क्या मतलब, आज किसी मेंबर ने रिजाइन किया, अब हमें उस वैकेंसी को भरना है, उसी की तरह क्वालिफिकेशन का दूसरा बंदा लेकर आना है. तो जब तक नया बंदा नहीं आ जाता, या आपने जब पोस्ट खाली करी थी या नोटिस दिया था, तो वहां से 3 महीने जब तक नहीं हो जाते, आप पोस्ट खाली नहीं करोगे, आप बने रहोगे. पर्पस केवल इसका यही है, एसीआई की वर्किंग इंटरप्ट नहीं होना चाहिए ड्यू टू रेजिग्नेशन ऑफ एनी मेंबर. फिर रिमूवल के बारे में दिया है ना. तो रेजिग्नेशन में वो खुद छोड़ के जा रहा है, रिमूवल में सेंट्रल गवर्नमेंट उसे रिमूव कर सकती है इन ग्राउंड्स पर. ये ग्राउंड्स बहुत चैप्टर में अलग अलग जगह सेम पढ़े हमने. पहला, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो जाए, है ना. फिर वो कहीं पेड एम्प्लॉयमेंट ले ले, अगर वो हमारे यहाँ होल टाइम मेंबर है और कहीं दूसरी जगह भी पेड एम्प्लॉयमेंट ले लेता तो हम भगा देंगे. बट अगर वो हमारे यहाँ पार्ट टाइम मेंबर था, फिर कहीं दूसरी जगह पेड एम्प्लॉयमेंट लेता तो ले सकता है ना. फिर वही कन्विक्ट हुआ हो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में कौन से ऑफेंस में, मॉरल टर्पिट्यूड के अंदर, फिर उसका फाइनेंशियल या अदरवाइज इंटरेस्ट इस तरह से उसने एक्वायर कर लिया है कि मेंबर के रूप में वो अपने फंक्शंस को मिसयूज कर सकता है, फिर वो अपनी पोजीशन को मिसयूज कर रहा है,
या फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप्ड हो गया है, इनकेपेबल हो गया है। ये बेटा सेम अगर आप ध्यान करो तो सीसीआई जो हमने पढ़ा था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें भी यही पॉइंट पड़े थे। इवन कंज्यूमर फोरम के अंदर भी लगभग यही पॉइंट थे डिस्क्वालिफिकेशंस के। नेक्स्ट, अब बोला है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज देयर ऑफ। तो काउंसिल जो है वो एक्सपर्ट का अपॉइंटमेंट कर सकती है किसी भी मैटर पर, एक्सपर्ट एडवाइस लेने के लिए उसके फंक्शंस क्या हैं वो बता देगी। एंड जनरल नॉर्म्स बता दिए ग्रेडिंग से रिलेटेड, है ना। तो काउंसिल जो है वो ग्रेडिंग करेगी आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट की ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया। किस बेसिस पर? बोले उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, सर्विसेज की क्वालिटी किस तरह से है, आर्बिट्रेटर जो काम कर रहा है उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन, उसका कैलिबर किस तरह से है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस किस तरह का था, टाइम लिमिट कि वो जो केसेस वहां आते हैं वो टाइमली कंप्लीट करते हैं या नहीं, फिर डिस्पोजल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन करने का उसके पास कितना एक्सपीरियंस है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या की जाएगी? ग्रेडिंग। ठीक है, तो ग्रेडिंग करने के लिए कौन से नॉर्म्स कंप्लाई करेंगे? तो बोले उस इंस्टीट्यूट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसी है, सर्विसेज की क्वालिटी कैसी है, आर्बिट्रेटर का कैलिबर कितना है, उनका पास्ट परफॉर्मेंस किस तरह से है, पुराने केसेस टाइमली कंप्लीट किए हैं क्या, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सभी तरह के आर्बिट्रेशन का उसके पास एक्सपीरियंस है क्या, इनको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नॉर्म्स फॉर एक्रीडिटेशन। एक्रीडिटेशन मतलब आपको बताया ना मैंने कि भाई एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम किसी पर्सन की पोजीशन को रिकॉग्नाइज करते हैं, हम उस पर्सन को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये पर्सन इस कैपेसिटी में काम कर सकता है ना। अब हमने बोला था ग्रेडिंग इंस्टीट्यूट की जाएगी, ध्यान देना वापस से, ग्रेडिंग आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट की जाएगी, जबकि एक्रीडिटेशन आर्बिट्रेटर का होगा, रिकॉग्निशन इंडिविजुअल आर्बिट्रेटर का किया जाएगा, ग्रेडिंग पूरे इंस्टीट्यूट की होगी। समझ रहे हो आप? ग्रेडिंग पूरे आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट की होगी। मान लो उस आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट में 5 आर्बिट्रेटर हैं, तो उन 5 का क्या होगा? एक्रीडिटेशन होगा, रिकॉग्निशन दिया जाएगा उनको। ठीक है, तो बोल दिया है क्या? क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और दूसरे नॉर्म क्या रहेंगे वो 8th शेड्यूल के अंदर बताए हैं कि किन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम रिकॉग्निशन देंगे किसी व्यक्ति को एज एन आर्बिट्रेटर काम करने का, वो 8th शेड्यूल में दिया है। और हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है एज ए कंपनी सेक्रेटरी हमें भी रिकॉग्नाइज किया गया है, हमें भी एक्रीडिटेट किया गया है, काहे के लिए? आर्बिट्रेटर के रूप में काम करने के लिए। इसलिए ये हेडिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। इसको भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, बट ये बहुत सिंपल है। यहां केवल उन पर्सन्स के नाम दिए हैं जो आर्बिट्रेटर के रूप में रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं, जिन्हें आर्बिट्रेटर के रूप में एक्रीडिटेट किया जा सकता है। आप समझे मेरी बात? तो यहां बोल दिया है 8th शेड्यूल के अकॉर्डिंगली ये पर्सन क्वालिफाइड माने जाएंगे, काहे के लिए? आर्बिट्रेटर के रूप में काम करने के लिए, है ना। ये अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी एन आर्बिट्रेटर अनलेस वो ये हो। पॉजिटिव बोले तो ये व्यक्ति आर्बिट्रेटर के रूप में काम करने के लिए रिकॉग्नाइज्ड है, नेगेटिव बोले तो इनके अलावा कोई नहीं। अब आपको इसमें याद करने का, जैसे पहला बोल दिया एडवोकेट, बट कम से कम उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट काम करने का। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट वो कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो प्रैक्टिस का। कॉस्ट अकाउंटेंट, उसके पास भी 10 साल का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस हो। और भैया कंपनी सेक्रेटरी, बट वही जिसके पास 10 साल एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी काम करने का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, फिर बोल दिया है इंडियन लीगल सर्विसेज में अगर किसी व्यक्ति ने काम किया है वो भी आर्बिट्रेटर के रूप में काम कर सकता है ना। फिर अगर उसके पास लॉ की डिग्री है और 10 साल का एक्सपीरियंस है लीगल मैटर्स, गवर्नमेंट के लीगल मैटर्स हैंडल करने का, कोई ऑटोनोमस बॉडी है उसके लीगल मैटर हैंडल करने का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लीगल मैटर हैंडल करने का, या सीनियर लेवल मैनेजरल पोजीशन पर काम किया उसने प्राइवेट सेक्टर में लॉ की डिग्री रखने के बाद, तो वो फिर क्या बोला है? बोले ऑफिसर रहा है विद इंजीनियरिंग डिग्री, 10 साल का एक्सपीरियंस हो, है ना। और जैसे यहां बोला था ना आपको क्या कि भाई लॉ की डिग्री हो और 10 साल का एक्सपीरियंस हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यहां अब वही बोला क्या? इंजीनियरिंग की डिग्री हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो गवर्नमेंट में काम करने का, ऑटोनोमस बॉडी में काम करने का,
पीएसयू में काम करने का, सीनियर लेवल मैनेजरल पोजीशन पर काम करने का। फिर बोल दिया है बोले ऑफिसर रहा हो, सीनियर लेवल एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन इन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इनके सीनियर लेवल पर काम करने का। मतलब ये तीनों चारों पॉइंट में कॉमन क्या है, गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, ये सब कॉमन है। ऊपर बोल दिया लॉ की डिग्री हो, इस वाले में बोल दिया इंजीनियरिंग की डिग्री और 10 साल का एक्सपीरियंस हो, या अदरवाइज बोल दिया सीनियर लेवल का ऑफिसर रहा हो। फिर बोला है हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या डिग्री, 10 साल का एक्सपीरियंस, कौन सा, साइंस, टेक्निकल, है ना, टेलीकम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, आईपीआर, ये अलग अलग फील्ड बता दिए हैं। चलो यहां तक की कहानी समझ में आई, है ना। अभी तक जितना पढ़ा है मेरे हिसाब से ये दो हेडिंग जो हैं आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। नॉर्म्स ऑफ एक्रीडिटेशन ये आ सकता है आपको, दूसरा ग्रेडिंग के बारे में पूछ सकते हैं, तीसरा ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ काउंसिल पूछ सकते हैं, कंपोजिशन की रीडिंग लगा लेना। बाकी जो आपने पढ़ा है बाकी तो वही है जो हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके थे, नया इसमें कुछ नहीं है। हाँ, ये फीचर्स आपसे हो सकता है वो अलग से पूछ ले कि जो आर्बिट्रेशन एक्ट आया है उसके नए फीचर्स क्या हैं, अमेंडमेंट एक्ट 2019 के, ये वाले पॉइंट, ये जो 5 पॉइंट, तो ये 5 पॉइंट एग्जाम में वो पूछ सकता है। दूसरा आपको फंक्शंस, ड्यूटीज पूछी जा सकती है एसीआई की। तीसरा आपको ग्रेडिंग के बारे में पूछ सकता है। फोर्थ आपको एक्रीडिटेशन के बारे में पूछ सकता है वो। ये मेन टॉपिक है ना। चलो अब इसके बाद और क्या दिया है वो भी अपन देखकर खत्म करते हैं। इस हेडिंग के अंदर आर्बिट्रेटर की हमने जो भी अभी तक अच्छी अच्छी बातें पढ़ी है सब लिखा हुआ है। जनरल नॉर्म्स एप्लीकेबल टू आर्बिट्रेटर, जनरली आर्बिट्रेटर कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे बोल दिया है क्या कि रेपुटेशन वाला पर्सन हो, फेयरनेस, इंटीग्रिटी, कैपेबल ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिविटी इन अराइविंग ए सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। फिर क्या बोला, इम्पार्शियल रहे, न्यूट्रल रहे, फाइनेंशियल अदरवाइज बिजनेस रिलेशनशिप इस तरह से स्टेब्लिश ना करे कि आर्बिट्रेटर के रूप में उसकी ड्यूटीज एंड उसके पर्सनल इंटरेस्ट के अंदर क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट हो। फिर जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, बाद में पार्टीज से रिलेटेड जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स है उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होगा, और किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना होने दे अपनी ड्यूटीज के अंदर और पर्सनल इंटरेस्ट के अंदर। फिर क्या बोला है कि बोले मॉरल टर्पिट्यूड वाले ऑफेंस में कन्विक्ट नहीं किया हो। देन क्या उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, नेचुरल जस्टिस का, इक्विटी का, कॉमन एंड कस्टमरी लॉ का, कमर्शियल लॉ का, लेबर लॉ का, लॉ ऑफ टॉर्ट का, इन सभी लॉ का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए ताकि वो अवार्ड प्रॉपर तरीके से दे सके। फिर वो रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग वाला व्यक्ति हो जिसके पास डोमेस्टिक एंड कमर्शियल सभी तरह के मैटर्स का प्रॉपर अच्छे तरीके से नॉलेज हो ताकि वो डिस्प्यूट्स को क्या कर सके, सॉल्व कर सके, है ना। फिर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वाला व्यक्ति होना चाहिए ताकि जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, सिविल नेचर के हो, कमर्शियल नेचर के हो, जो भी डिस्प्यूट हुआ है उससे रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल चीजें हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को प्रॉपर तरीके से समझ सके एंड अपनी तरफ से सजेशन या रिकमेंडेशन दे सके। अगर उसे लगता है कि डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन हो सकता है तो अपनी तरफ से सजेशन दे सके। अब ये जितने पॉइंट हैं बेटा, ये लास्ट टॉपिक बोल रहा हूं बस इस चैप्टर का, जो आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि इसमें वही सारी चीजें हैं जो हमने पढ़ी पूरे एक्ट के अंदर, एक जगह नहीं। एंड आप देखोगे इसमें कोई सेक्शन नंबर नहीं दिया, सेक्शन है भी नहीं, ये जनरल चीजें हैं जो इधर उधर से मार मुरा के इन्होंने लिख दी है कि ठीक है ये याद कर लो। फिर क्या दिया है, ये डिपॉजिटरी वाला बता दिया मैंने आपको। इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी सिस्टम मेंटेन करना है कि इंडिया में या इंडियन इंस्टीट्यूट ने जितने भी आर्बिट्रेशन अवार्ड दिए उनका रिकॉर्ड मेंटेन रह सके। फिर काउंसिल जो है इस पर्पज से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, किस तरह से आर्बिट्रेटर को काम करना चाहिए उस पर्पज से। एंड एक सीईओ अपॉइंट किया जाएगा डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काउंसिल का। सीईओ की क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, बाकी सब टर्म्स एंड कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, है ना। फिर सीईओ उन फंक्शंस को परफॉर्म करेगा जैसा कि एक्ट के अंदर बताया गया है ना। फिर देयर शैल बी सेक्रेटरीट टू द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सच नंबर ऑफ ऑफिसर जैसा कि गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे, उनकी क्वालिफिकेशंस वगैरह भी सब गवर्नमेंट बताती है।
तो ये मैंने बहुत फास्ट लिया है आपके साथ, ताकि एग्जाम टाइम पे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मुझे भी ऐसा नहीं कि इसमें कुछ एक्सप्लेन करना था, क्योंकि सारी चीजें अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट जो नया जुड़ा था मुझे आपको वो बताना था। और ये 5 हेडिंग में आपको बोल रहा हूं, बस आप वही याद कर लें। पढ़ भले आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पूरा लें, एक नॉलेज के लिए पूरा पढ़ लें, बट एग्जाम पर्पज से वो 5 चीजें ही आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चल, थैंक यू।